लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो वो जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड थे वो किस पर बेसिस थे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोवलेंसी। ये भी उसी से रिलेटेड है कि कोवलेंसी क्या होती है। जितने हम बॉन्ड बनाने में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में कोई एटम दूसरे एटम को, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, उसके साथ में शेयर करता है, एक तरह से शेयर करता है। तो वो जितने भी नंबर ऑफ शेयरिंग एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कोवलेंसी कहलाएगी उस एटम की, एलिमेंट की। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an atom of the element shares with other atoms same or different in the formation of covalent bond, covalent molecule। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने दूसरे एटम के साथ में, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाते टाइम शेयर किए होंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी, कोवलेंसी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक था आपका H2 मॉलिक्यूल। अगर मैं होमोएटॉमिक की बात करूँ, H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। ठीक है, उसने शेयर कितने किए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स ने शेयर किए, है ना। तो इसका मतलब इसकी कोवलेंसी, हाइड्रोजन की कोवलेंसी इसमें क्या हो जाएगी, कोवलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, ऐसे ही Cl2 क्लोरीन। तो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग है। इसमें क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7। वैसे कितने होते हैं टोटल, 17। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैसे फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7th, प्लस ऐसे ही दूसरा क्लोरीन का एटम, जब हम इसकी शेयरिंग करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं एक बार एक क्लोरीन के पास में काउंट होंगे और दूसरी बार दूसरे क्लोरीन के साथ में। ये आपको लास्ट क्लास में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरा पर्पस क्या है कि मैं कोवलेंसी कैसे की, जैसे इसमें 2 एटम शेयर हैं, हर एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वही उसकी कोवलेंसी होती है। जैसे कि हाइड्रोजन की कोवलेंसी क्या है, 1। ऐसे क्लोरीन ने भी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसकी भी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या होती है कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी तो इसकी 7 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, लेकिन इसकी कोवलेंसी डिफरेंस है। तो वैलेंसी और कोवलेंसी में फर्क होता है। जैसे कि कोवलेंसी क्या हो गई इसकी, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल है O2 ऑक्सीजन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, मैं इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी की इसमें कंप्लीट हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली करवा रही हूँ। इसमें मेरा मोटिव क्या है कि कोवलेंसी बताऊं। तो ये ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम N2 की, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी कोवलेंसी कैसी हो जाएगी, ट्राइवेलेंट। बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, जैसे 3 और 5, तो 2 2। ठीक है, तो ये कितने आ जाएगी इसमें, नाइट्रोजन की कोवलेंसी ट्राइवेलेंट, 3 ट्राइवेलेंट। ठीक है, ऐसे ही ये तो क्या थे, होमोएटॉमिक। अब मैं हीटेरोएटॉमिक एटम का एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ईच हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, तो इसमें इसकी कोवलेंसी 1 आ जाएगी हाइड्रोजन की। जैसे और ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, और ये
तो इसके साथ में ये शेयरिंग और इसके साथ ये शेयरिंग, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, ये यहाँ कर देती हूँ। तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1। तो हाइड्रोजन की तो कोवैलेंसी 1 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की 2। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर हीटेरो एटम हो तो उनकी कोवैलेंसी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कोवैलेंट कंपाउंड की। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, द कोवैलेंट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट हैव आयंस। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझाया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें आयंस ब्रेक डाउन नहीं होते। आयोनिक जिनमें बॉन्डिंग होती है उसमें आयंस बनते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वो कंप्लीटली एक दूसरे को शेयर नहीं करते, जैसे डोनेट नहीं करते, तो इस वजह से उसमें आयंस नहीं बनते। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना है? H2O। क्या इसको हम H+OH में वैसे ब्रेक डाउन कर देते हैं कि वाटर अलग अलग हो गया, है ना? वो रिएक्शन में होता है। जैसे एक तरह से हम मॉलिक्यूल को पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करने के बाद उसकी कुछ सेंस नहीं रहती, वो वाटर ही नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहेगा एक तरह से। ठीक है, ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl। फिर है मीथेन, मीथेन में CH4। ठीक है, इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट, देखो फिजिकल स्टेट में आपको पता है कि 3 टाइप की फिजिकल स्टेट होती है, जनरली हम स्टडी करते हैं। वैसे कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये कि फिजिकल स्टेट कितनी होती है? 5 टाइप्स की। तो फिजिकल स्टेट में जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम जनरली पढ़ते ही हैं, ये 3 स्टेट। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जनरली इन्हीं 3 स्टेट में होते हैं। अब जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। वीक वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं? जैसे कि एक तरह से इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्डिंग में होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन वीक वंडरवॉल फोर्सेस की अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो तीनों स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में। लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड जैसे ज़्यादातर कंपाउंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, ये किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। और भी जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब में कैसी बॉन्डिंग है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो ये सभी के सभी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और जबकि लिक्विड स्टेट की बात करूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, जिसमें कि सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं। इथाइल अल्कोहल, ईथर, ये सारे के सारे सॉल्वेंट हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं ये। अब गैसियस में जैसे, वैसे सॉलिड स्टेट में गैसेस का बता चुकी हूँ। सॉलिड स्टेट में ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई, यूरिया, ये सब सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट की बात थी। इससे आपको क्या पता चलता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से जनरली
गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं कोवेलेंट के, और सॉलिड और लिक्विड में गैसेस के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब जैसे डायमंड होता है, उसकी स्ट्रक्चर आप कैसी मानते हो? क्रिस्टल फॉर्म में ही तो होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना। लेकिन जैसे ग्रेफाइट है, वो कैसी होती है? वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये आपको जब एलोट्रॉप्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। कोवेलेंट कंपाउंड है वो दोनों स्टेट मतलब दोनों टाइप के स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, क्रिस्टलाइन भी और नॉन क्रिस्टलाइन भी। तो क्या आ जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स exhibit both crystalline and non-crystalline structure. ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे बेस्ड होते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी है। अगर ज़्यादा टाइटली उसके जैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर लूजली बाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो अभी आपने जैसे फिजिकल स्टेट में पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है? वीक वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। तो वीक वंडरवॉल फोर्सेज है, इसका मतलब उनको ब्रेक करना ईजी रहेगा। उनमें मतलब एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे डायमंड है, हर चीज़ के जैसे केमिस्ट्री में इसमें एक्सेप्शन है। तो इसका ये नहीं है कि बिल्कुल ही जनरल प्रॉपर्टीज़ है एक तरह से ये। तो हम जनरली जितना जैसे ज़्यादातर एलिमेंट्स में ज़्यादातर जो कंपाउंड है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे एक्सेप्शन में जैसे डायमंड हो गया, अब डायमंड का तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, ये भी तो एक कोवेलेंट कंपाउंड ही है ना। लेकिन जैसे ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल is less due to the presence of weak van der Waals force, so their melting and boiling point are less. तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा, इनमें वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जिसके लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है उनको तोड़ने के लिए, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किस पे बेस्ड होती है? कंडक्टिविटी होती है कि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस है या नहीं है। देखो आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में कैटाइन भी होते हैं, एनायन भी होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई एनायन कैटाइन या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ना लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ग्रेफाइट के तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जनरली मानकर चलो कि ज़्यादातर जो जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर bad conductor of electricity due to the absence of free electrons or free ions। ओके, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, सॉल्युबिलिटी। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी के लिए, पोलर और नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट या फिर पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? पोलर सॉल्वेंट होते हैं।
ओके। और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये तो कैसे हो गई, नॉन पोलर। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कैसे हो गई, नॉन पोलर, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जैसे वाटर होता है H2O, ये कैसे होते हैं, पोलर, क्योंकि देखो ये H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो सॉल्वेंट, जैसे मैंने जो पहले बताया था वो कंपाउंड के बारे में था कि कंपाउंड जो होता है उसमें वो आयन से नहीं मिलकर बनता, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। लेकिन सॉल्वेंट की बात करें तो इसका मतलब जैसे कि कुछ चीज़ डिजोल्व कर रहे हैं तो वो इसका मतलब टूटेगी ना, तो किसी में तो टूटेगी, वो फिर क्या होता है, ये जो आयंस में टूट जाती है वो पोलर सॉल्वेंट कहलाता है, और जो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसमें कैसे डिजोल्व होते हैं, जैसे बॉन्ड बना लेते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है, ऐसे उसमें डिजोल्व होते हैं। तो इसका मतलब जो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड या फिर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स, they are soluble in non-polar solvent। मैं आपको इसके एग्जाम्पल नॉन पोलर सॉल्वेंट के दे चुकी हूँ, ठीक है। एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई आज। अभी नेक्स्ट क्लास में हम एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ेंगे कार्बन की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।